नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार। मैं आपके YouTube चैनल पर हिंदी अध्यापक के रूप में प्रस्तुत हुआ हूं। तो जैसा कि आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी या बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें आपको हिंदी देखने को मिलती है। तो हिंदी केवल आप स्वतः ही नहीं पढ़ सकते, उसमें किसी एक अच्छे अध्यापक के द्वारा पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो उसी आवश्यकताओं की पूर्ति को करने के लिए हम इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है। हिंदी में हालांकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, एक अच्छे स्तर की भी हिंदी होती है, निम्न स्तर की भी हिंदी होती है। तो सबसे पहले हमें अपना स्तर जानना होगा कि किस स्तर पर किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में कॉमन होते हैं उनको देखेंगे। केवल हम इस वीडियो में हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सभी परीक्षाओं में अपने आप ही आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों 5 या 6 प्रश्न एक एक टॉपिक से आ जाते हैं जो मूल टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम देखेंगे यहां पर वर्णमाला। यह हिंदी का प्रथम टॉपिक है, मतलब प्रथम अध्याय है, या कह सकते हैं कि यह हिंदी की शुरुआत है या हिंदी की जड़ है। क्योंकि अगर आपने हिंदी वर्णमाला अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि आपने 6-7 प्रश्न खो दिए। समझ रहे हैं आप? और उसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके अच्छे से पढ़ने का परिणाम ये रहेगा कि इससे जो अगला टॉपिक है जिससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि और उसके अतिरिक्त छंद, इसमें से मतलब आपने वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लिया तो वर्णमाला से ही हर एक जो भी जिसमें भी हिंदी आती है उसमें 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक स्तर ले लिया हमने यूपी कांस्टेबल का, उसमें 5 या 6 प्रश्न हिंदी वर्णमाला से, और अगर हिंदी संधि को और वर्णमाला को जोड़ा जाए तो कम से कम 6, 7, 8 से लेकर और 10 प्रश्न तक वर्णमाला से और संधि से आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्णमाला को अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, हमें अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि हिंदी के हिंदी का जो मूल क्या है, हम उसको उच्चारित शुद्ध कैसे करते हैं, शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वर्णमाला। और वर्णमाला में क्या होता है, हमारे कई प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन को कैसे हम, स्वर और व्यंजन हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन बचपन से पढ़ने का परिणाम यह होता है कि उसको हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। अभी भी बच्चे, मैंने अभी भी ऐसे देखे हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के बच्चे हैं उनकी हिंदी काफी कमजोर हो चुकी है। और अभी इस बार जो रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का, कम से कम 5 से 7 लाख बच्चे 10th और 12th को मिलाकर हिंदी में, केवल हिंदी में फेल हुए, और वो सबसे ज्यादा रिजल्ट है मतलब फेल होने का किसी भी सब्जेक्ट में। तो हिंदी को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो जो हिंदी का केवल यही नहीं है कि हम जो है इसको केवल एक विषय के रूप में या अपनी परीक्षा के रूप में पढ़े, परीक्षा में प्रश्न के रूप में पढ़े, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमें हिंदी जानना अति आवश्यक है। आप कितने भी पढ़ लें, ठीक है, लेकिन जब आपका शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, शुद्ध लेखन नहीं होगा तो आप पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे पूर्ण रूप से। समझ रहे हैं? तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हिंदी वर्णमाला को अच्छे से जानना होगा। और हिंदी वर्णमाला में क्या आता है, स्वर व्यंजन, कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं और कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। और वर्णमाला क्या है, किसी भी, अगर हम देखिए कि किसी भी भाषा को अगर हम पढ़ते हैं, अच्छे से जानना होता है तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट जानने होते हैं। और अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। तो और एक विशेष ध्यान रखना कि जो हिंदी वर्णमाला है विश्व की सभी वर्णमालाओं में से अति अधिक वैज्ञानिकता लिए हुए है, क्योंकि इसके जो एक एक क्रम है, जो वर्णों का क्रम है, बहुत व्यवस्थित रूप से रखा गया है। वो मैं आपको अगली वीडियो में, या जो वर्णमाला की एक अलग से टॉपिक आएगा उसको मैं वहां से अच्छे से कराऊंगा क्लियर। तो वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 है संधि। संधि जो अध्याय है ये बहुत ही विशिष्ट है। तो आपने जैसे देखा होगा पिछली प्रैक्टिस सेट में या किसी भी परीक्षा दी होगी हिंदी से संबंधित, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं होगा जिसमें संधि से संबंधित कोई पेपर जो है प्रश्न न पूछा गया हो। तो ध्यान रखेंगे, संधि भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे पास इसके पढ़ने के, समझने के बहुत अच्छी ट्रिक है संधि से संबंधित। आप किसी भी YouTube चैनल पे देख लेना, किसी भी किताब में देख लेना, इससे अच्छी आपको ट्रिक नहीं मिलेंगी। बहुत आसानी से आप संधि को समझ जाएंगे। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि जिन्होंने बच्चों ने अभी अच्छे से संधि और हिंदी नहीं पढ़ी होगी, इस वीडियो को और मेरे द्वारा पढ़ने के द्वारा आप एकदम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।
ठीक है। तो संधि आपको एक बहुत कठिन टॉपिक लगता होगा, बहुत कठिन अध्याय लगता होगा, लेकिन अगर इस माध्यम से आप, इस YouTube माध्यम से आप पढ़ेंगे तो ये विश्वास कीजिए कि आप संधि मुंह जबानी याद रखेंगे। और संधि क्यों पढ़ते हैं, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हर एक नाम में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी के, हम आप लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें संधियां होती हैं, वो सीधा सीधा पूछ लेता है। तो संधि यहां पर हमने 3 प्रकार की जाननी है। सबसे पहले आता है स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग। ठीक है, ये है आपकी संधि का टॉपिक। तो संधि हमारे 3 प्रकार की होती हैं, ये भी हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, मतलब जो संधि की एक विशिष्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम, बहुत सारे टॉपिक हैं हिंदी के हालांकि। चलिए, उससे आगे है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। यहां से भी 1-2 प्रश्न पूछ लेता है हिंदी से संबंधित, जैसे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय की एक अलग वीडियो आएगी, एक विशिष्ट वीडियो आएगी, आप निश्चिंत रहिए कि वीडियो का इंतजार कीजिए। तो आपके सामने और भी सारे टॉपिक है यहां पर। जैसे उसके बाद आता है आपका समास। ठीक है, समास से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी परीक्षाओं में। तो समास यहां पर कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 प्रकार के होते हैं, कुछ का मानना है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम क्लियर कराएंगे समास से संबंधित जो विशिष्ट वीडियो आएगी। ठीक है, उसके अलावा आगे आता है टॉपिक आपका शब्दभेद। शब्दभेद जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से रहते हैं, तो कौन से हम शब्द बोल रहे हैं। पेपर में, परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। आपने जाना होगा कि तत्सम है, तद्भव है, और देशज है, विदेशज है, और उसके अलावा इस जो शब्द भेद में क्या आता है आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, रूढ़, योग रूढ़, इस प्रकार के कई प्रकार से इसको 4 प्रकार से बांटा गया है हालांकि, और उस 4 प्रकार में भी अलग अलग उसके भेद किए गए हैं। ठीक है, तो वो भी इसका एक विशिष्ट वीडियो अलग से आएगी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा से भी यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा मतलब कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, उनकी लिपियां क्या हैं, और हिंदी की शुरुआत कहां से हुई थी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिंदी की लिपि क्या है, और देवनागरी, जैसे हमने बताया अभी, जो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो उससे परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदी की शुरुआत कहां से हुई, हिंदी की जननी क्या है। तो संस्कृत से हम पढ़ते हैं, और हिंदी का जो शुरुआत है, मतलब संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यहां से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। उनका काल क्या है, उनका समय क्या है, कि हिंदी से संबंधित। उसके अलावा जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इस प्रकार से उत्तराखंड भी, जहां जहां हिंदी से बोले जाते हैं, उनकी उपबोलियां क्या हैं, बोलियां क्या हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित भी यहां सर अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा देखते हैं हम विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, ये जान लीजिए कि विकारी और अविकारी के अंदर ही बहुत सारा भंडार छिपा हुआ है हिंदी के कई सारे टॉपिक का। तो विकारी में क्या आता है, विकार। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि विकारी शब्द क्या है। विकार मतलब, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव या चेंज किसी शब्द में। मतलब इसको जो है मैं पूर्ण रूप से विशिष्ट टॉपिक जो होगा इसका विकारी और अविकारी में, उसमें पढ़ाऊंगा। तो केवल ये समझ लीजिए कि इसके अंदर आता क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये यहां पर इसके विकारी में 4 टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार से अविकारी में भी 4 टॉपिक है,
कौन कौन से वाला जानेंगे? क्रिया विशेषण, नंबर 1 है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, नंबर 3 है समुच्चय बोधक, और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विकारी और अविकारी टॉपिक में हमारे इतने सारे टॉपिक कवर कर लेता है केवल ये वाला टॉपिक, ये जो सारे पढ़ेंगे। हालांकि इसमें 2 वीडियो का काम लगेगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 टॉपिक इसके अंदर हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये टॉपिक अलग है। तो इसको हम भी जो है अलग से विशिष्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे इनको भी। ठीक है, तो उसके अलावा आगे आते हैं आपके अगला टॉपिक है इसके अंदर काल। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? काल, कि काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो उस तीनों में भी अलग अलग भेद होते हैं उनके। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्यत काल के कितने भेद हैं, तो उनको भी हम किसमें जानेंगे? काल के अलग टॉपिक में। ठीक है, तो काल के बाद आता है इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है वाच्य। ठीक है, वाच्य को हम 3 रूप में जानते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब कि कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये भी अलग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ये भी सिलेबस का एक पार्ट है। उसके बाद आता है आपका वाक्य। वाक्य में भी 3 भेद होते हैं इसके, कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये वाक्य का टॉपिक भी अलग है, और विशिष्ट वाक्य जो होते हैं 6-7 प्रकार के अलग से होते हैं, उनको भी अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और 2-4 टॉपिक और हैं, तो पहले हम उनको जान लेते हैं। जो विशिष्ट टॉपिक जो बचे हुए हैं, जिनको पढ़ने में बच्चे कतराते हैं, ध्यान रखना, यहां कतराना नहीं है, यहां आगे बढ़ के आना है और अच्छे से समझना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जान लेते हैं वाला। ठीक है, सबसे पहले आता है अलंकार। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ने के बाद, किताबों में पढ़ने के बाद, या हम बचपन से हालांकि पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अच्छे से उनको समझ नहीं पाते हैं। तो यहां क्या करेंगे, हम अलंकार को अच्छे रूप में और एक विशिष्ट रूप में जानेंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए इससे संबंधित वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अलंकार हालांकि मूल रूप से तो 2 प्रकार के ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ विद्वान ने बोल दिया है कि एक और अलंकार होता है जो इसका नाम रखा गया है उभयालंकार, यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार का दोनों का एक विशिष्ट रूप ले लिया है। दोनों से अपने अपने गुण लेकर उन्होंने क्या बनाया दिया है, उसको उभयालंकार। ठीक है, तो उभयालंकार को हालांकि हम इस खास रूप में नहीं पढ़ते हैं जितना शब्दालंकार और अर्थालंकार को पढ़ते हैं, और शब्दालंकार में भी उसके अलग अलग भेद होते हैं, और अर्थालंकार में भी उसके अलग अलग विभिन्न रूप होते हैं। हालांकि काव्य शास्त्रियों ने अर्थालंकार और शब्दालंकार के मिलाकर 80, 90 और कुछ विद्वानों ने तो 100 से ऊपर भी, कुछ आचार्यों ने 100 से ऊपर भी भेद बताए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, केवल परीक्षा उपयोगी, जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, जिन जिन अलंकारों से आते हैं, केवल हम वही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हम रस। अगला टॉपिक है हमारा रस। देखिए, एक बात जान लीजिए कि अगर हमारे जीवन में कोई रस नहीं है, किसी भी क्रिया में, प्रतिक्रिया में, किसी भी कार्य में, किसी भी वस्तु में अगर रस नहीं है, तो हम उस कार्य को करते ही क्यों हैं? एक बात जान लीजिए कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है आनंद। आनंद अर्थात रस।
अगर हमारे जीवन में रस नहीं है, जीवन नीरस है, तो हम क्यों करेंगे किसी काम को? तो वह भी चीज हमें जानना आवश्यक है। ये केवल ये जो है आप हिंदी जो है केवल परीक्षा से संबंधित है, प्रश्न इसलिए पढ़ते हैं, नहीं। हिंदी हमारी व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी व्यवहारिक संबंधों से, व्यवहारिक कार्यों से जुड़ी हुई है, सामाजिक है हिंदी। तो उसको हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए भी हिंदी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रस क्या है? रस में अनेक प्रकार के टॉपिक जो है पॉइंट होते हैं अलग जो है, उसमें रस के अतिरिक्त रस के जो वो है कि भेद जो है अपने भाव से जुड़े हुए हैं। जो रस के अलग अलग पार्ट हैं, कुछ विद्वानों ने 9 माने हैं, कुछ ने 11 माने हैं। मूल रूप से कितने माने हैं? भरत मुनि ने अपने 8 माने हैं। किस रस को नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना है। किस आचार्य ने किस रस की उद्भावना की है? किस रस का क्या स्थायी भाव है? किस रस का कौन सा उदाहरण है? ये सारे आप टॉपिक जो पढ़ेंगे, ये विषय जो पढ़ेंगे आप, रस की जो विशिष्ट विधि होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव होता है, क्रोध आता है, हमें हंसी आती है, हमें रति भाव आता है, तो ये क्या होता है? ये रस के ही तो प्रकंपित है, रस से ही प्रकंपित होती है सारी चीजें, रस से ही उत्पन्न होती है, माफ कीजिएगा, प्रकंपित नहीं, उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, मतलब रस आ रहा है, किसी को बात में रस आता है, किसी को कुछ करने में रस आता है, मुझे पढ़ाने में रस आ रहा है, तो ये सारी चीजें रस से संबंधित है, सारा जीवन रस से संबंधित है, ठीक है। तो उसके अलावा आता है आपका अलंकार। अगला टॉपिक क्या है? सॉरी, अलंकार हो गया, रस हो गया, किसके बाद आएगा? छंद, ठीक है। तो एक ध्यान में रखिएगा बात, इन तीनों जो टॉपिक हैं, इनसे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो था व्याकरण, ठीक है, व्याकरण यानी कि ग्रामर। लेकिन ये ग्रामर के अंतर्गत नहीं आते, ये क्या आते हैं? ये तीनों आते हैं, आपके आते हैं काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तीनों क्या है? काव्य शास्त्र। ये तीन जो टॉपिक हैं, ये आपके काव्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं, याद रखना, क्योंकि ये जो है रस, छंद और अलंकार, ये आपके वर्णमाला से जुड़े हुए नहीं है, सॉरी व्याकरण से जुड़े हुए नहीं है, ये हैं किससे? काव्य शास्त्र से जुड़े हुए। तो ध्यान में रखिएगा, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, विशिष्ट रूप में पढ़ेंगे। इनके पढ़ने की मेरे पास अत्यंत विशिष्ट और आधुनिक ट्रिक हैं, जिनको आप पढ़ने से बड़ा अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे। और विश्वास रखिएगा कि जो परीक्षा में संबंधित इनसे प्रश्न आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है। और देशज, विदेशज जो था, मैंने बताया था कि विकारी और विकारी के अलावा जो एक शब्द भेद जो टॉपिक पढ़ाया था, बताया था भी, इसमें शब्द भेद, शब्द भेद के अंतर्गत आप क्या आते हैं? शब्द भेद में मैं बता दूं आपको, शब्द भेद के अंदर ही हमारे कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। शब्द भेद में जैसे कि आप देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये एक तरीके से है। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर मैं वो बता दूंगा, लेकिन केवल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक आपके टॉपिक के अंदर छिपे हुए हैं उनको मैं उजागर कर रहा हूं, जिससे आपको ये ना हो कि आपने ये वाला टॉपिक पाठ्यक्रम में नहीं बताया। उसके बाद आता है रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, और एकार्थी। उसके अलावा है अनेकार्थी। ये कहां आते हैं? ये सारे आपके शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि
जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया है उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं, और टॉपिक को हम अच्छे से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनके अतिरिक्त 2-4 टॉपिक और छूट गए होंगे, वो वीडियो के साथ में ही आएंगे। तो ये जो सारे टॉपिक हैं इनकी एक एक वीडियो अलग से विशिष्ट रूप में आएगी। तो क्या करेंगे आप लोग, वीडियो का इंतजार करें। तो ये पहली परिचय के रूप में वीडियो थी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।